मेरे प्यारे साथियों, मैं गेस सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूँ इतिहास विषय का। तो जो भी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए आज का यह क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं 8 वैसे प्रश्न को जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएंगे। तो आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बताइए। तो उत्तर देखिए हम किस प्रकार से लिखते हैं, वैसे ही आप भी लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1 में है मेसोपोटामिया की सभ्यता और नंबर दूसरा में है आपका मिस्र की सभ्यता। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? कहता है कि मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम बताएं। उत्तर लिखे कि मौर्यकालीन इतिहास के 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोत निम्न हैं। नंबर 1 है इंडिका और दूसरा है आपका अर्थशास्त्र। इसको पढ़ के आप मौर्य काल के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध के संदेश भारत के बाहर किन किन देशों में फैले 2 देश का आपको नाम बताना है। तो हमने उत्तर में लिखा कि बुद्ध के संदेश भारत से बाहर कई देशों में फैला, जिनमें से 2 देश निम्न है। एक है आपका श्रीलंका और दूसरा है आपका चेन्नई। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की। तो खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने मेरे प्यारे साथियों इसकी स्थापना न 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर अब 5। कहता है विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले किन्हीं 2 वंशों के नाम बताइए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था और इस विजयनगर के अंतर्गत कई वंश हुए। उनमें से 2 वंश का नाम बताना है। एक का नाम हम बता दिए संगम वंश, दूसरा का नाम सालूब वंश। आप तुलुब वंश भी बता सकते हैं, अराबिडू वंश भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है इतिवृत्त क्या है। कहता है जब कोई राजा के दरबार में रहकर कोई लेखक जब उनकी सच्ची घटनाओं का वर्णन करता है तो उसे ही वृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। यह सवाल तो दीर्घ उत्तरीय में भी पूछे जाते हैं। पूछा अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा गया। क्यों अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा गया? मुसलमान होते हुए भी मेरे प्यारे साथियों और बहुत ही अच्छा शासक था। कहता है कि इतिहासकारों ने अकबर को राष्ट्र शासक कहकर कहा क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इन्होंने हिंदुओं पर लगे जजिया कर को समाप्त कर दिया। बेसिकली जजिया कर जो है ना वह गैर मुसलमानों से यानी कि हिंदुओं से लिया जाता था और हिंदू में भी ब्राह्मण से खास तौर पे। आगे कहता है कि राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। पहले तो जजिया कर को हटाया, फिर राजपूत से शादी ब्याह करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी सेना में हिंदू सेनाओं की भर्ती की और अपना सेना में हिंदू सेना को भी भर्ती किया। मुस्लिम था ये था, हिंदू को भर्ती कर लिया। इन्होंने कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया। इन्होंने अपने काल में हिंदू मुस्लिम को समान रूप से देखा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम में कभी भी भेदभाव नहीं किए। इन्होंने भारत को अपना देश माना, राष्ट्र माना, इसलिए मेरे प्यारे साथियों इसको राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और लास्ट प्रश्न होगा। कहता है
कि अकबर कालीन भूराजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या इसी प्रश्न को ऐसे पूछेगा कि अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें। तो इसका हमने उत्तर क्या लिखा है, जरा उत्तर पर विचार करेंगे। कहता है कि अकबर कालीन भूराजस्व व्यवस्था, जिसे टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है, राजा टोडरमल द्वारा यह स्थापित किया गया था। इसमें भूमि की माप और 3 साल की औसत उपज के आधार पर किसानों से कर लिया जाता था, जो नगद या अनाज में हो सकता था। इस प्रणाली से कर वसूली आसान हुई और किसानों को राहत मिली, जिससे मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था नहीं सॉरी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति जो है वो क्या हो गई, मजबूत हो गई। तो मेरे प्यारे साथियों, यही आज का था 8 प्रश्न। इस 8 प्रश्न को आप बार बार देखें।